गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है कृषि साख के प्रकार या कृषि वित्त के प्रकार। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं कि कृषि के लिए अलग अलग प्रकार से जो पैसे की व्यवस्था की जाती है। साख का मतलब उधार से है, वो पैसे को उधार लेने से है। तो पैसा है जो किसान भाई है या कृषि कार्य में जो अन्य लोग जुटे हुए हैं उनको बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की आवश्यकता होती है समय समय पे। तो वो किस किस तरीके से वो पैसा है जो उपलब्ध होता है उनको। तो उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारे टॉपिक पे चलते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले कृषि साख के जो प्रकार है या कृषि वित्त के जो प्रकार है। सबसे पहले अवधि के आधार पर हम इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला अल्पकालीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा है जो है वो है दीर्घकालीन। तो ये इसके अंदर है जो तीन प्रकार के हैं जो ये साख की व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले बात करें अल्पकालीन की। तो अल्पकालीन साख है जो कि करीब 15 माह तक, 15 माह, तो लगभग 1.25 साल हो गया ये। तो जब किसान भाई या कृषि कार्यों के लिए कोई भी व्यक्ति जब ऋण की जो व्यवस्था है जो 15 माह के लिए यदि करता है या 15 माह तक की अवधि के जो ऋण लेता है उसको हम अल्पकालीन साख या अल्पकालीन ऋणों के अंतर्गत हम शामिल कर लेते हैं। अल्पकालीन वित्त के अंतर्गत इसको शामिल कर लेते हैं। ये ऋण है जो सामान्यतः कृषि कार्यों के लिए, कृषि कार्य कौन से जो प्रोडक्ट जैसे कि फसलें उगाई जाती है उनसे लेकर के कटाई तक के जो काम होते हैं उन्हीं तक का लगभग इनका काम होता है। जैसे कि खाद के लिए, बीज के लिए और अन्य जो छोटे मोटे जो है कटाई के लिए और के लिए और बुआई के लिए। तो ये जो खर्चे होते हैं जो ये जो अल्पकालीन माने जाते हैं। और ये जो सारे सारे खर्चे हैं ये लोकल व्यक्ति, ठीक है, जो गांव में ही है, जो जैसे कि महाजन है कोई या कोई अन्य सहकारी संस्था है, उनसे जो ऐसा पैसा है जो लिया जाता है। और ये अल्पावधि के ऋण होते हैं, अल्पावधि की ये साख होती है। तो इसमें है जो ब्याज की रेट भी थोड़ी ज्यादा ही लगती है। तो इस तरीके से ये अल्पकालीन होता है। इसके बाद की बात करें हम मध्यकालीन, तो ये 15 माह से लेकर के और 5 वर्ष तक की अवधि के लिए लिए जाते हैं। इसमें जो सामान्यतः किसान भाई है जो किस प्रकार के कामों के लिए लेते हैं, तो वो है सामान्यतः इनको जैसे कि भूमि का समतलीकरण करना, समतल बनवाना भूमि को, या अन्य कोई बिजली का यंत्र कोई लगवाना, या अन्य अपने जो जैसे कि खेतों में जैसे मकान, कच्चे मकान या जीव जंतु के लिए जो चारे का जो शेड बनाते हैं, तो वो उस प्रकार के जो कामों के लिए जो विशेष रूप से इनको है जो लिया जाता है इस प्रकार के जो ऋणों को। और ये जो ऋण है सामान्यतः ये सहकारी बैंकों से, व्यापारिक बैंकों से, इनसे ही इनको प्राप्त होते हैं। तो इनकी भी ब्याज की रेट है थोड़ी ऊंची होती है, ज्यादा नीची नहीं होती है। तो इस तरीके से ये है। इसके बाद में बात करें दीर्घकालीन ऋण जो 5 वर्ष की अवधि से अधिक होते हैं। ये 5 वर्ष से अधिक, तो 5 वर्ष की अवधि से अधिक की किसी प्रकार के ऋण लिए जाते हैं। तो वो है जो दीर्घकालीन ऋणों की श्रेणी में आते हैं, दीर्घकालीन साख के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दीर्घकालीन साख के अंतर्गत ये जो पैसा आता है, तो इसमें हम जानते हैं कि ये जो इतने लंबे टाइम के लिए तो सामान्यतः जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, व्यापारिक बैंकें हैं, इनके द्वारा ही ये सारे सारे जो पैसे है जो उपलब्ध करवाए जाते हैं इतने लंबे समय के लिए। और बात करें हम कि ये किस कामों के लिए लिए जाते हैं, तो वो है कि जैसे कि बहुत सारे कि कृषि कार्यों के लिए, जैसे कि नलकूप या ट्यूबवेल का निर्माण करवाना हो, या बड़ी मात्रा में कोई बड़ा यंत्र खरीदना हो जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह खरीदने हो। तो इस प्रकार के जो लंबी अवधि में
कहने का मतलब ये जो चीजें कोई किसान भाई यदि खरीदता है या लेता है तो इनमें मोटा पैसा लगता है, बड़ी मात्रा का पैसा लगता है और इस पैसे को तुरंत नहीं चुकाया जा सकता है। तो इसलिए ये लंबी अवधि के जो पैसे होते हैं, यदि ट्रैक्टर की बात करें तो 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं। तो ये धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति यदि किसान यदि कोई है तो वो करीब 8-10 साल में इसका पेमेंट कर पाता है। तो इसी तरीके से यदि ट्यूबवेल का निर्माण करवाना है तो उसमें भी बड़ी राशि लगती है, 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं। और इसकी भी जो राशि है वो धीरे धीरे कोई किसान है जो चुका पाता है। तो इस तरीके से यदि कहें तो ये है जो लंबी अवधि वाले इस तरीके के कामों में जो ऋण लिए जाते हैं। तो ये हुए सबसे पहले अवधि के आधार पर। बात करें उद्देश्यों के आधार पर, यदि उद्देश्यों की बात करें तो ये होते हैं नंबर 1 उत्पादक कार्य और दूसरा होता है अनुत्पादक कार्य। तो उद्देश्यों के आधार पर उत्पादक कार्यों के लिए और अनुत्पादक कार्यों के लिए जो ऋण लिए जाते हैं। यदि बात करें हम उत्पादक कार्यों के लिए तो खेतों में जो प्रोडक्शन के लिए यदि किसी प्रकार का यदि ऋण लिया जाता है तो हम समझ सकते हैं कि वो उत्पादन कार्यों के लिए लिया जाता है, जैसे कि खाद बीज खेतों में बुआई के लिए और के लिए कटाई के लिए। तो ये सारे सारे उत्पादक कार्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से पैसा लगाया जाता है वापस आएगा, पैसा है जो। लेकिन अनुत्पादक कार्यों की यदि बात करें तो ये जो पैसा इसमें अनुत्पादक कार्यों में लगता है वापस किसी भी तरीके से वापस रिटर्न होने का इसमें कोई व्यवस्था नहीं होती। जैसे कि ब्याह शादी पे खर्च किया जाता है, किसी मकान का निर्माण कर लिया है हमने कृषि जो जमीन है वहां, और यदि कोई मृत्यु भोज है या कोई फंक्शन पे इस प्रकार से जो किसान है जो पैसा यदि खर्च कर देते हैं तो वहां से वापस आने की कोई संभावना नहीं होती है। तो इस तरीके से उत्पादक और अनुत्पादक कार्यों के लिए जो पैसा लिया जाता है। इसके बाद यदि बात करते हैं जमानत के आधार पर, तो एक तो होता है जमानत पर और दूसरा होता है गैर जमानत पर। तो जो साख या उधार जो पैसा लिया जाता है कुछ जमानत के आधार पे होता है तो कुछ गैर जमानत के आधार पे होता है। तो इस प्रकार से जमानत और गैर जमानत की यदि बात करें तो जमानत पे जो पैसा लिया जाता है उसकी जो ब्याज की रेट है थोड़ी सी कम होती है, और गैर जमानत वाला होता है उससे ब्याज की रेट है जो ऊंची होती है। जमानत के आधार पे ज्यादातर संस्थाएं हैं बैंकों के माध्यम से या कोई अन्य जो बड़ी जो फाइनेंस कंपनियां उनसे जो व्यक्ति पैसे लेते हैं। गैर जमानत के आधार पे सामान्यतः किसान है जो लोकल व्यक्ति होते हैं, यदि बात करें सेठ साहूकार महाजन इनसे और अपने मित्रों से या सगे संबंधियों से पैसे ले सकते हैं। तो ये इनमें किसी प्रकार की कोई जमानत नहीं रखी जाती है। सामान्यतः इनमें हमने जो जमानत के आधार पे बात करी तो ये बड़ी संस्थाओं से बड़ा पैसा लिया जाता है। तो ये इस तरीके से जो व्यवस्था होती है इनकी। तो ये जमानत और गैर जमानत, यदि ब्याज की दर जमानत वाले पे कम होती है गैर जमानत पे अधिक होती है। तो ये इस तरीके से जो इनमें थोड़े ये इसके अंतर कर सकते हैं। ऋणदाता के आधार पर तो ये होता है एक तो व्यक्तिगत ऋण और दूसरा होता है संस्थागत ऋण। तो व्यक्तिगत आप जानते हो किसी एक व्यक्ति से यदि ऋण लिया जाता है तो उसको व्यक्तिगत ऋण कहते हैं, लेकिन किसी संस्था से लिया जाएगा तो उसको संस्थागत ऋण कहेंगे। सामान्यतः व्यक्तिगत ऋणों में छोटी राशि के ऋण होते हैं, और जो सामान्य जो कृषि कार्यों के लिए जो ऋण लिए जाते हैं सामान्यतः ये इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, और इसमें कोई ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। ये इक्का दुक्का लोगों से ही ऋण लिए जा सकते हैं, और इसमें कागजी कार्रवाई भी है जो बहुत कम होती है। लेकिन दूसरी बात करें संस्थागत ऋणों से तो सहकारी संस्थाओं से, सहकारी बैंकों से या ग्रामीण बैंकों से या कोई अन्य बैंकों से यदि पैसा लिया जाता है या फाइनेंस कंपनी से पैसा लिया जाता है तो इसे हम कहते हैं संस्थागत ऋण। संस्थाओं से जो लिया गया ऋण है इनकी ब्याज की दरें थोड़ी कम होती है, लेकिन इनके जो नियम है वो काफी सख्त होते हैं। लेकिन व्यक्तिगत ऋण लिया जाता है किसी नजदीकी सेठ साहूकार महाजन कोई मित्र से, तो वहां है जो ब्याज की रेट थोड़ी ऊंची लगेगी लेकिन उनके नियम थोड़े इजी होंगे संस्थाओं की अपेक्षाओं में। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि संस्था का यदि पैसा आप टाइम पे नहीं चुकाते हैं तो वहां पेनल्टी वगैरह लगनी स्टार्ट हो जाती है। यदि व्यक्तिगत की बात करें तो यहाँ पेनल्टी यदि
उनको थोड़ा सा कन्वेंस किया जाता है तो ये पेनल्टी की और की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा सा 3-3 महीने से पेमेंट कर सकते हैं, 6-6 महीने से पेमेंट कर सकते हैं। संस्थाओं में यदि आपने कहीं इंस्टॉलमेंट में यदि पैसा लिया हुआ है तो इंस्टॉलमेंट पर मंथ चुकानी पड़ती है, तो ये बड़ी पेचीदगी का काम है। तो इस तरीके से ये जो ऋण है जो अलग अलग प्रकार से इस तरीके से लिए जाते हैं। तो आज आपने जाना कि विभिन्न प्रकार की जो कृषि वित्त की जो व्यवस्था है किस किस तरीके से ये बंटी हुई है और किस किस तरीके से इनको है जो आगे बढ़ाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।